नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ अनन्या मिश्रा। पाकिस्तान को धूल चटाने में पूरी तरह से भारतीय सेना कामयाब होता हुआ नजर आ रहा है। तो लगातार आपको हम पल पल की अपडेट दे रहे हैं। बड़ी खबर आ रही है सिंध पंजाब के आर्मी कैंट एरिया में हड़कंप। तो ये बड़ी खबर है, आर्मी एरिया में हड़कंप मचा हुआ है। आर्मी कैंट इलाके से भागा पाक फौजी, पाकिस्तान का फौजी आर्मी इलाके से दुम हिलाता हुआ भागा है। सैन्य छावनियों को छोड़कर भाग रहे पाकिस्तानी जवान। तो ये बड़ी बात है कि पाकिस्तानी जवान अब भागने पर मजबूर हो गए हैं। जवाबी कार्रवाई के बाद पाक में अफरा तफरी मची हुई है। पाकिस्तान के हमले के बाद से लगातार भारत के हमले के बाद से लगातार पाकिस्तान में अफरा तफरी देखने को मिल रही है। तो भारत लगातार पाकिस्तान पर भारी पड़ता हुआ नजर आ रहा है। तो सैन्य छावनियों को छोड़कर भाग रहे पाकिस्तानी जवान। तो लगातार आपको हम ये बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां पर जवाबी कार्रवाई के बाद पाक में अफरा तफरी मची हुई है। पाकिस्तान जिस तरह से और भारत में जिस तरह से जंग छिड़ा हुआ है, उसको देखते हुए पाकिस्तान अपनी हार की तरफ जाता हुआ नजर आ रहा है। और पाकिस्तान का फौजी आर्मी कैंट के इलाके से भागता हुआ भी पाया गया है। जो उसकी नाकामी की पहचान है कि किस तरह से आर्मी के एक जवान भागते हुए नजर आ रहे हैं। भारत से तुलना की जाए तो भारत के जवान पाकिस्तान के सामने सीना से सीना तान कर खड़े रहते हैं और अपने भारत के प्रति, अपनी मातृभूमि के प्रति हमेशा तत्पर खड़े रहते हैं। लेकिन ऐसे में पाकिस्तान का फौजी दुम दिखाता हुआ भाग निकला है। ये उसकी नाकामी है कि वो किस तरह से भारत के सैनिकों के सामने टिक नहीं पाया, अपनी देश के लिए शहीद नहीं हो पाया, बल्कि भाग निकला कायर पाकिस्तानी फौजी। तो ये लगातार आपको हम ये ऑपरेशन सिंदूर के जरिए बड़ी खबर बता रहे हैं। जवाबी कार्रवाई के बाद पाकिस्तान में अफरा तफरी मची हुई है। पाकिस्तान अब इंटरनेशनल तौर पर लोगों से गुहार लगा रहा है मदद की। ये बेहद ही पाकिस्तानियों के लिए शर्मनाक बात है, जहां पर पाकिस्तान अब गुहार लगा रहा है दूसरे देशों से। तो पल पल की बात बता रहे हैं। युद्ध के बीच आईपीएल से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। आईपीएल रद्द किया जा सकता है, ये सूत्रों के हिसाब से खबरें सामने आ रही है। आईपीएल मैच को रद्द किया जा सकता है। आईपीएल के बाकी मैच रद्द होंगे। सूत्र के माध्यम से ये हम आपको प्राइम टीवी की तरफ से खबर दिखा रहे हैं। आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि युद्ध के बीच आईपीएल से जुड़ी ये बड़ी खबर है, जहां पर इस वक्त आईपीएल का सीजन चल रहा है और इस आईपीएल के सीजन में मैचों को रद्द किया जा रहा है। जिस तरह से आईपीएल के जो फैंस हैं मैच को देखने के लिए बेसब्री से इंतजार करते हैं, ऐसे में इस युद्ध में सिर्फ और सिर्फ देश की रक्षा, सुरक्षा सभी का दायित्व बना हुआ है। ऐसे में आईपीएल को भी रद्द करने की खबरें सामने आ रही हैं। ये सूत्रों से खबर आपको हम बता रहे हैं। आईपीएल से जुड़ी ये बड़ी ही बेहद अहम खबर है। तो आईपीएल रद्द किया जा सकता है, सूत्र के माध्यम से ये खबर। और लगातार हम आपको एक से बढ़कर एक खबर बता रहे हैं। देश की जनता हर एक खबर से रूबरू रहे, इसके लिए प्राइम टीवी दिन रात एक करके एक एक पल की खबरें आप तक पहुंचा रहा है। तो आईपीएल मैच को भी रद्द किया जा सकता है, सूत्र की तरफ से यह खबर। और सबसे बड़ी और खास बात तो यह है कि विराट कोहली रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मैच आज उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में है। ऐसे में विराट कोहली की फैन फॉलोइंग काफी है और ऐसे में उनकी फैन फॉलोइंग की बात कही जाए तो उनकी फैन फॉलोइंग को देखते हुए अलर्ट भी जारी कर दिया गया है, क्योंकि आक्रमण या फिर हमला कभी भी किसी भी वक्त किसी भी जगह दुश्मन देश कर सकता है। लेकिन पाकिस्तान की दुश्मनी को देखते हुए भारत बिल्कुल भी नहीं डरने वाला है। तो भारत बिल्कुल भी डरने वाला नहीं है। लगातार अलर्ट जारी है आईपीएल को लेकर और जो सूत्रों के हिसाब से खबरें आ रही हैं, मैच जनता के हित में रद्द किया जा सकता है। तो ये जो तस्वीरें अब इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, ये वो मिसाइल है जो आपको हम दिखा रहे हैं, जो जंग में इस्तेमाल किया जा रहा है। और भारत और पाकिस्तान में लगातार एक के बाद एक जंग छिड़ता हुआ जा रहा है। ये आपको हम वो कारतूस दिखा रहे हैं जो पाकिस्तान की तरफ से छोड़े गए हैं और जिसे नाकाम भारत के सैनिकों ने कर दिया है।
और वहीं आपको हम बताते ये भी चले कि पूंछ में एलओसी पर भी भारी गोलीबारी की गई है और पाकिस्तान की कार्रवाई में भारत को कोई नुकसान नहीं हुआ है। तो ये बड़ी खबर है, जहां पर पाकिस्तान की कार्रवाई में भारत को कोई भी नुकसान नहीं हुआ है। और अभी जो तस्वीरें दिखा रहे हैं, सांबा में 7 घुसपैठिए ढेर किए गए हैं। घुसपैठ की नाकाम कोशिशें पूरी तरह से छितवित दिखाई दे रही हैं। भारत के सैनिकों ने उन्हें मार गिराए हैं। 7 ऐसे घुसपैठी हैं जो भारत में प्रवेश करने की कोशिश कर रहे थे। अब एक बार फिर से हम आपको दूसरी तस्वीरें दिखा रहे हैं। तो वहीं हमारे साथ इस ऐलान जंग पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं, अरुण वाजपेयी जी, और वहीं पर हमारे साथ रक्षा विशेषज्ञ शरद सिंह भी जुड़ चुके हैं। आप दोनों ही मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है सर। रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर आप दोनों लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से ये जो ऐलान हुआ है जंग का, जो जंग किया जा रहा है, शरद सिंह जी से ये हम जानना चाहेंगे कि सर, जिस तरह से भारत और पाकिस्तान के बीच जो जंग छिड़ा हुआ है और पाकिस्तान को लगातार नाकामी हासिल होती हुई नजर आ रही है, ऐसे में क्या लग रहा है कि पाकिस्तान और क्या कुछ मुंह की खाने वाला है? सबसे पहले तो आपको और आपके फेलो पैनलिस्ट और दर्शकों को बहुत बहुत जय हिंद मेरा। देखिए, अभी हम इसको क्लासिक तौर पे कन्वेंशनल वॉर या युद्ध की संज्ञा तो नहीं दे सकते, लेकिन जो पिछले 2 दिन से जो हालात हुए हैं उससे ये जरूर लगता है कि ये कन्वेंशनल वॉर की तरफ अब चल चुका है। हमारी भारत की जो सेना है नॉन ऑक्यूपेशनल फोर्स है, यानी दुनिया में अपने आप में एक ऐसी अद्वितीय सेना है जो कभी भी दूसरे देश की जमीन पर कब्जा करने की यकीन और फिलॉसफी नहीं रखती। लेकिन ये भी तय है कि भारतीय सेना का एक बहुत ही स्वर्णिम इतिहास है। हमारे देश पे जब भी दुश्मन ने किसी भी तरह की कोई हरकत की तो हमने मुंहतोड़ उसका जवाब दिया। और उसी परिप्रेक्ष्य में जो पहलगाम में जिस तरीके से पर्यटकों को हिंदू मुस्लिम की आंतरिक राजनीति को इस्तेमाल करते हुए दुश्मन देश ने हमला किया है, हमने बहुत अच्छा जवाब दिया और जितने भी उनके कैंप थे, मिलिटेंट्स के हेडक्वार्टर्स थे, उन पे हमला किया है। पूरे दुनिया को ये स्पष्ट संदेश दिया है कि हमने पाकिस्तान के किसी मिलिट्री या सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर पे या किसी हेडक्वार्टर पे या किसी संस्थान पे हमला नहीं किया है। हमने अपने हमलों को आतंक के केंद्रों तक केंद्रित रखा है। जी। इसके बाद अगली बार पाकिस्तान ने ये गलत काम किया है कि हमारे लगभग 15 शहरों में आम जनमानस के ऊपर हमला करने का कोशिश की और कल तो उन्होंने हमारे मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट पे हमला करने की कोशिश की है। तो ये उन्होंने इस युद्ध को एस्केलेट किया है और जिस लेवल पे उन्होंने एस्केलेट किया है हम उस लेवल पे उनको जवाब देंगे और मुंहतोड़ जवाब देंगे। और सबसे पहला जवाब तो डिफेंसिव पोस्चरिंग का ऐसा समझ लीजिए कि वो इतने दिनों से प्रयास कर रहे हैं, उनका एक भी मिसाइल हिंदुस्तान की सरहद को पार करके जिंदा नहीं नजर आ पाया। अगर आया भी है तो उसके प्रोजेक्टाइल की ट्रेजेक्टरी की वजह से उसका मलबा जरूर गिरा होगा, लेकिन कोई भी मिसाइल हमारी धरती को टच नहीं की सकी। ये भारतीय सेना की ताकत है। और अगर पाकिस्तान अभी भी आतंक का रास्ता नहीं छोड़ेगा और इस समस्या को बड़ा करना चाहेगा तो पूरी दुनिया ये देख रही है कि भारतीय सेना। ठीक है, अरुण जी से जानना चाहूंगी। अरुण जी, जिस तरह से लगातार गोलीबारी चल रही है, अभी भी गोलीबारियों का सिलसिला थमा नहीं है और बीते रात से कही जाए तो लगातार ये गोलीबारी चल रही है, ऐसे में क्या स्थिति पाकिस्तान की होने वाली है? नस्तनाबूद तो उसको भारत के सैनिक कर ही रहे हैं, लेकिन ऐसे में फिर भी वो पाकिस्तान के नाकाम सैनिक अपनी नाकामी से बाज नहीं आ रहे और लगातार नाकामी का प्रूफ दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। क्या लग रहा है कि उनके सैनिक बल जो लगातार पीछे हट रहे हैं और गोलीबारी कर रहे हैं, ऐसे में अब क्या स्थिति बनती हुई नजर आ रही है? नहीं, इसको आप सिर्फ एक नाकाम कोशिश मत करिए। पाकिस्तानी सेना जिस तरीके से हमारी सिविलियन पॉपुलेशन के ऊपर फायरिंग कर रही है, ये अपने आप में एक कायराना हरकत भी है। और यही हमारी सेना और पाकिस्तानी सेना को अलग करती है कि हम सिविलियंस को कभी भी किस तरीके से इंजर करने की कोई भी प्रयास अभी तक हमने नहीं किया है, ना हमारा इस तरह का इतिहास। लेकिन पाकिस्तान में जिस तरीके से हमारी सिविलियन पॉपुलेशन में कैजुअलिटीज की, लगातार उन पे फायरिंग कर रहे हैं, तो मैं तो कहता हूं कि पाकिस्तानी सेना को खुल के आना चाहिए, हमारे मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट पे डायरेक्ट अटैक करना चाहिए
और अगर इसको एस्केलेट करेंगे तो बिल्कुल करना ठीक चाहिए है, और ठीक उसका है। अब हम अरुण बिल्कुल जी से मैं जवाब जवाब देंगे। लेना चाहूंगी। ठीक है, अरुण जी से जवाब लेना चाहूंगी। अरुण जी, जिस तरह से पाकिस्तान लगातार जो कोशिश कर रहा है वो नाकाम होता हुआ नजर आ रहा है, भारत के सैनिक उसे नाकाम कगार दे रहे हैं, इस पर क्या आपको लग रहा है? देखिए, ऐसा है कि पहली बात तो ये है कि मेरे को कल रात की जो है उसको समरी करने दीजिए। देखिए, ऐसा है कि भारत ने 15 शहरों पे पाकिस्तान के हमला कर दिया है। साथ ही साथ हमारी सेनाएं 15 शहरों में घुस चुकी हैं। अच्छा, उसके बाद में जो है कि क्या बोलते हैं, जो 5 तैयारे उनके 5 पाकिस्तानी तैयारे, जिसमें कि 2 F-16 है, 2 JF-17 है और 1 अवाक है, वो मार गिराया। और इसके बाद में जो है, अगर पाकिस्तानी पीछे भाग रहे हैं तो अच्छी बात है, वो भागेंगे, क्योंकि उनका कोई आसिम मुनीर साहब जो है वो अस्पताल वो कैद में है, और शहबाज शरीफ और क्या बोलते हैं, नवाब जो शरीफ है वो भाग रहे हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि जब लीडरलेस होता है तो इसके बाद में आप क्या सोचते हैं कि मतलब वो तो पाकिस्तान भागेगा ही, इसमें कोई दोहराए नहीं है। बिल्कुल सर। और पीओके की बात कही जाए तो वहां पर भी पाकिस्तानी सेनाओं को भारतीय सैनिकों ने जवाब दे दिया है। जो पीओके जो कहा जाता है कि पाकिस्तान में अधिग्रहित है और उसको लेकर हमेशा जंग ऐलान किया जाता है, ऐसे में वहां की स्थिति भी जगमगाती हुई पाकिस्तान के लिए नजर आ रही है। देखिए, ऐसा है कि जहां तक पीओके का सवाल है, भारत की सेना वहां घुस चुकी है और कई पीओके के जगह पर उन्होंने अधिकार कर लिया है। तो कहने का तात्पर्य है कि वहां से भी पाकिस्तान भागे और क्या करेगा। अब ये है कि मतलब देखिए, बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, सिंध प्रोविंस और ये इधर भारतीय सेना, तो ये पाकिस्तान दब रहा है। अब सवाल उठता है कि क्या वो न्यूक्लियर इस्तेमाल करेगा कि नहीं करेगा, ये तो मतलब भगवान ही जाने। ठीक है, शरद सिंह जी से हम जानना चाहेंगे कि जिस तरह से पाकिस्तान और भारत के बीच में जो ये जंग हो रहा है, ऐसे में अगर बात कही जाए तो हथियारों को चेंज करने की भी बात कही जा रही है सर, कि हथियारों को भी चेंज किया जाएगा। क्या लग रहा है कि पहले जो हथियार इस्तेमाल किए गए थे उससे तो नेस्तनाबूद पाकिस्तान होता ही जा रहा है, अब जो हथियार चेंज किए जाएंगे उससे क्या कुछ असर पाकिस्तान पर पड़ने वाला है? तो शरद जी से आप मेरी आवाज सुन पा रही हैं अनन्या जी? बिल्कुल शरद जी, आपकी आवाज आ रही है। जी जी, देखिए, जहाँ तक ऐसा है कि वो जो जरा चेक करो यार, दुनिया को पता है कि हमारे भारत देश की और पाकिस्तान की कोई तुलना नहीं, और अभी तो ये शुरुआत भर है। जो पाकिस्तान की कैपेबिलिटीज है उनको पूरी तरीके से हम लोग ध्वस्त कर चुके हैं, और ये सिर्फ शुरुआत मात्र है। अभी तो हमारे पास बहुत रिसोर्सेज हैं, हर लेवल के रिसोर्सेज हैं। जैसे जैसे पाकिस्तान इस लड़ाई को आगे एक्सलेट करेगी, इसको आगे बढ़ाएगी, उस तरीके से निकाले जाएंगे चीजों को। क्योंकि मैं सामान्य भाषा में कहूँ तो मिलिट्री वॉरफेयर जो है अपने आप में स्वयं एक परिपूर्ण विज्ञान है, शास्त्र है। उसको करने के अपने अपने नियम है, कानून है, तरीके हैं। ये जो वर्तमान में परिस्थितियां हैं, अगर ये युद्ध का शुरुआत है तो उसका पहला चरण है। हमारे अपने रिसोर्सेज बहुत वास्ट हैं, हमारी आर्मी की कैपेबिलिटीज बहुत एग्जॉस्टिव हैं, और ये ज्यादातर आर्मी इसको जानती है। लेकिन पाकिस्तान के जो हुक्मरान हैं वो अपने करप्शन के इकोसिस्टम को सरवाइव करने के लिए कश्मीर को कहीं ना कहीं बहाने के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। अब ये सब नहीं होगा। हमारे पास एक बहुत अच्छा मौका है कि अब हम इस आतंक को जड़ से समाप्त करें, और हमें लगता है कि भारतीय सेना और सरकार पूरी तरीके से साथ है।
सभी राजनीतिक दल, जनमानस, पूरा देश एक साथ इकट्ठा है। हमें ये मौका नहीं छोड़ना चाहिए बिल्कुल और सर। इसको और जड़ से समाप्त करना चाहिए। बिल्कुल सर, और ऐसे में अगर बात कही जाए तो पाकिस्तान में सैनिकों की ही चलती है, वहां पर सैनिकों की ही बोलबाल है, उन्हीं के हिसाब से वहां की गवर्नमेंट चलती है। ऐसे में अगर बात कही जाए तो एक सैनिक, एक फौजी आर्मी कैंट में भारत में पाया गया है और पीठ दिखाते हुए भाग भी गया है, जिसके बलबूते वहां की गवर्नमेंट चलती है, वो अपने आप को बचाने की कोशिश किया है। अगर वहीं पे भारत की फौजी रहते तो अपना सीना में सीना तान कर वहां पर दिखाते और देश के लिए शहीद होते। ऐसे में ये भी एक बहुत बड़ी नाकामी है कि उनका फौजी भाग निकला है वहां से, ना कि वहां पर भारत के सैनिकों के साथ उसे युद्ध करना चाहिए, तो वो खुद ही अपनी जान को बचाते हुए भागा है। आप मुझसे पूछ रही हैं अनन्या जी? बिल्कुल बिल्कुल शरद जी, मैं आप ही से पूछ रही हूँ। देखिए, मैं आपके माध्यम से जनमानस को ये बात बताना चाहूंगा कि कोई भी सेना हो अपने लीडरशिप के ट्रेस पे चलती है। लीडरशिप की क्या सोच है, कितनी स्ट्रेंथ है। और पाकिस्तान की जो लीडरशिप, मिलिट्री लीडरशिप है, वो एब्सोल्यूट करप्ट है। अपनी सेना के लिए, अपने जवानों के लिए, उनके अधिकारियों के लिए, कल्याण के लिए कभी सोचते ही नहीं। अगर सोचते तो पाकिस्तान की आज की तारीख में जो आर्थिक हालत है और जो स्ट्रैटेजिक लेवल पे उनके आसपास के देशों से और विश्व के परिदृश्य में जो उनकी पहचान है, क्रेडिबिलिटी बिल्कुल जमीन पे, धरातल पे आ रखी है। पाकिस्तान किसी भी युद्ध को लड़ने की हालत में नहीं है, ये उनकी सेना जानती है। लेकिन बीच बीच में एक आध मुगालते पालते हैं, सब जियाउल हक बनना चाहते हैं, तो अंततः उनकी सेना उसके लीडरशिप को बिट्रे करती ही है और यही इस बार देखने को मिल रहा है। और अगर ये जिद नहीं छोड़ेंगे तो शायद बिल्कुल सर, और यहाँ पे मैं आपको रोकना चाहूंगी। बिल्कुल बिल्कुल, और यहाँ पर एक अपडेट आ रही है कि पाकिस्तान अब नए नए ड्रोनों का इस्तेमाल कर रहा है भारत पर प्रहार करने के लिए। ऐसे में क्या स्थिति लग रही है? पाकिस्तान हमले को लेकर एजेंसियों से बातचीत कर रहा है, दावा कर रहा है, क्या लग रहा है कि फिर से वो नाकाम होगा या फिर सक्सेस होने वाला है ये? शरद जी। जी, आपका ये सवाल मेरे से, सॉरी। देखिए, ऐसा है, उनका जो एयर डिफेंस का जो स्ट्रक्चर है, अपना पूरा का पूरा इकोसिस्टम है, वो एक्सपोज हो चुका है बहुत बुरी तरीके से। उसी तरीके से जो उन्होंने जिस तरीके से अलग अलग तरीके से जो मिसाइल इस्तेमाल की है, हमारा जो सिस्टम है जिसकी अभी तक लगातार बात हो रही है 400 की, आप उसकी मारक क्षमता जानती हैं। अब तो खैर मीडिया पे सब लोग बता रखे हैं तो हम उस बारे में कह सकते हैं। 600 किलोमीटर है और ओरिजिन से ट्रैक कर लेती है। मतलब कि पाकिस्तान की जो 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 जगह है जहाँ से वो मिसाइल फायर होगी तो फायर होती तुरंत ट्रैक हो जाती है और हम 40 किलोमीटर तक उसको मार सकते हैं। यानी कि भारत की धरती के क्षेत्र में आने से पहले वो मिसाइलें मारी जा चुकी। और जिस तरीके से भारतीय सेना ने उनके देश में, इस्लामाबाद में और उनके रावलपिंडी में, लाहौर में जिस तरह से हमला किए हैं, तो आप ये मान के चलिए कि पाकिस्तान का कोई भी कोना आज की तारीख में ना उनके आतंकियों के लिए सुरक्षित है, ना उनके लिए सेना के लिए सुरक्षित है, ना उनके हुक्मरानों के लिए सुरक्षित है। अब उनकी सुरक्षा की गारंटी पाकिस्तान को अपने कर्मों से लेना होगा। अगर पाकिस्तान इस युद्ध को एस्केलेट कराएगी तो पाकिस्तान पूरी तरीके से हिंदुस्तान के लिए खुला हुआ है, चाहे वो नेवल फोर्सेस हो, चाहे हमारी एयर फोर्सेस हो और चाहे हमारी आर्म फोर्सेस हो। और अगर आगे और एस्केलेट होगा तो फिर उसके बाद नंबर आएगा पैदल सेना का। और पैदल सेना जब अंदर घुसेगी, आईबी से अंदर जाएगी, तो जिस जिस एरिया से होती जाएगी वहां पे झंडे लगेंगे भारत के और वो जमीन परमानेंट हमारे पास होगी। तो सब मिलाकर के निष्कर्ष ये है कि पाकिस्तान पूरी तरीके से एक्सपोज है। उनका मिलिट्री वॉरफेयर का स्टैंडर्ड बहुत ही शैबी है, बहुत ही। ठीक है, मैं अगला सवाल अरुण जी से करूंगी। ठीक है शरद जी, अगला सवाल अरुण जी से करूंगी। पाक डीजीआई सेना वर्जन के ड्रोन का इस्तेमाल कर रहा है पाकिस्तान, तो यानी कि ये सूत्रों के हिसाब से खबरें आ रही हैं सर, और ऐसे में अरुण जी इस पर क्या लग रहा है आपको? देखिए, ये ड्रोन सफल नहीं होने वाले। और हमारे साथ एक और वरिष्ठ पत्रकार भी नितिन श्रीवास्तव जी भी जुड़ गए हैं। नितिन जी, आपसे भी अगला सवाल करूंगी। अरुण जी, आप अपनी बातों को पूरी कीजिए। देखिए, ऐसा है कि पाकिस्तान कितने भी ड्रोन इस्तेमाल कर ले, वो सफल नहीं होने वाले हैं, क्योंकि भारत की जो S-400 है वो उसको डिस्ट्रॉय कर देगी। तो क्या क्या फायदा हुआ ड्रोन को इस्तेमाल करने से?
बिल्कुल सर, जिस तरह से आप बता रहे हैं कि भारत के आगे बिल्कुल भी नहीं टिकने वाला है पाकिस्तान, ऐसे में अब मैं शरद जी से जवाब लूंगी। शरद जी, जिस तरह से लगातार नए से नए मिसाइलों की बात खबरें आ रही हैं सूत्रों के हिसाब से कि अब नई नई मिसाइलें दागने वाला है पाकिस्तान, क्या लग रहा है कि अब इस मिसाइलों को भी निस्तनाबूद भारत कर देगा? क्योंकि भारत ने भी अपने हथियारों को चेंज कर दिया है सर। देखिए, मैं आपको फिर रिपीट करके बताना चाहूंगा कि हमारी इंडियन आर्म फोर्सेस का जो एयर डिफेंस का इकोसिस्टम है वो बहुत अपडेटेड है और बहुत एडवांस है। पाकिस्तान की जो प्रिमिटिव आर्मामेंट है, सरफेस टू एयर मिसाइल्स का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है बहुत कमजोर है, बहुत प्रिमिटिव है और पुराने दौर का है। पिछले 2-3 दिन से लगातार पाकिस्तान कोशिश कर रही है, नहीं कर पा रही है। इवन एक मिसाइल अभी तक नहीं सक्सेसफुली फायर हुई है और किसी तरह का नुकसान हुआ है। तो ये पाकिस्तान का सिर्फ मिसाइल का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वही की बात नहीं कर रहा हूँ, जो उनका अपना एयर डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भी एक्सपोज हुआ है। क्योंकि हमने जहां पर भी जो भी हमला करना चाहा है उसको हमले को किया है और 100% कामयाबी के साथ किया है, बिना किसी नुकसान की किया है। तो वो दोनों तरफ से एक्सपोज है, हमला करने के भी लायक नहीं है और हमला को झेलने के लायक भी नहीं है। दे आर इन वेरी बैड से। पाकिस्तानी आर्मी और इंडियन आर्मी का कोई कंपैरिजन नहीं है। मैं फिर दोहराना चाहूंगा, ये उनके हुक्मरानों की जिद है, मुगालता है। जो वहां पे करप्शन है उसका पैसे का घालमेल है, लोगों को पॉपुलेशन को ध्यान को डाइवर्ट करने के लिए कश्मीर में इस तरीके से आतंकी हमला किया है। लेकिन ओवरऑल अभी पाकिस्तान उस ट्रैक में है और जो उनकी जो मिलिट्री लीडर्स हैं उनके पास स्टेट सेविंग के लिए अभी कुछ बचा नहीं है। शायद जनता का गुस्सा अब आएगा निकल के और पाकिस्तान में इंटरनल प्रॉब्लम सब आपको बहुत तेजी से डेवलप होती हुई दिखाई। नितिन जी से अगला सवाल लेना चाहूंगी। नितिन जी, 15 मिसाइलें छोड़ने की पूरी बात कर रहा है पाकिस्तान। देखिए अनन्या जी, ये गीदड़ भपकी है पाकिस्तान की गीदड़ भपकी कोई नई नहीं है। आपको याद होगा कि जब जब युद्ध हुआ है तब तब पाकिस्तान ने इस तरह की गीदड़ भपकी दी है और हमेशा की उसको मुंह की खानी पड़ी है। कोई ये पहली बार नहीं है, चाहे करगिल वार रहा हो, चाहे पार्लियामेंट पे अटैक के बाद रहा हो, चाहे 26/11 का हमला रहा हो, या इससे पहले भी 71 का युद्ध रहा हो। तो अपने आप में पाकिस्तान बता देने में काफी है कि आखिरकार इस बार भी उसको मुंह की खानी पड़ेगी, किसी भी तरह का कोई संदेह नहीं है। जिस तरह से भारतीय सेना लगातार एक के बाद एक ताबड़तोड़ हमले कर रही है, हमले का जवाब दे रही है, उससे निश्चित रूप से लगता है कि पाकिस्तान पूरी तरीके से बौखलाया हुआ है, बैकफुट पर है और आने वाले समय में पाकिस्तान अपने आप में बता देने में काफी होगा कि आखिरकार वो देश के विश्व के नक्शे में रहेगा या नहीं रहेगा। क्योंकि जिस तरह से लगातार भारत रिटेलिएट कर रहा है उससे निश्चित रूप से पाकिस्तान को बड़ा खामियाजा उठाना पड़ेगा। सबसे बड़ी बात यह भी है अनन्या जी कि जिस तरीके से लगातार आतंक की फैक्ट्री की जनक रहा है पाकिस्तान और उसके बाद एक के बाद एक न सिर्फ भारत बल्कि दुनिया के लिए आतंकवाद नासूर बन गया। भले ही अमेरिका ने जो है एक सोवियत संघ के खिलाफ आतंकवाद को पैदा किया हो, लेकिन अब आतंकवाद पाकिस्तान के जरिए पूरे दुनिया में नासूर बन चुका है और इसी को खत्म करने की जरूरत है, जिसका सबसे बड़ा बीड़ा उठाया है भारत ने। क्योंकि लगातार इस तरह से कायराना हरकतें हो रही हैं कश्मीर के जरिए। उसके बाद जो है भारत के अंदरूनी हिस्सों में भी आपने देखा होगा कि छुटपुट हिंसाएं देखने को मिलती हैं, तमाम आतंकवादी पकड़े जाते हैं, ISI एजेंट पकड़े जाते हैं। अब लेकिन वो वक्त नहीं रहा, पुराना भारत नहीं रहा। अब वो एक तरीके से कंधे से कंधा मिला करके चलने वाला है और हर ईंट का जवाब पत्थर से देने में सक्षम है। तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में जैसे ही कोई अपडेटेड मसला आएगा उसके बाद पूरी तरीके से भारतीय फोर्सेस तैयार हैं और मुझे लग रहा है कि दिन में चूंकि युद्ध होते नहीं है, दिन में कोई किसी तरह का कोई रिटेलिएट देखने को मिलता नहीं है, तो रात में फिर भारत की कड़ी कार्रवाई जो है देखने को मिलेगी। बिल्कुल। अब अरुण जी से अगला सवाल लूंगी। अरुण जी, NSA की बात कही जाए यानी कि अजीत डोभाल की, तो वो अब गृह मंत्रालय पहुंचे हैं, यानी कि अमित शाह से मुलाकात हो रही है। दोनों ही लोग आपस में मुलाकात कर रहे हैं। क्या लग रहा है कि आगे की क्या रणनीति बनेगी? क्योंकि बात कही जाए NSA की बात कही जाए और गृह मंत्री अमित शाह की बात कही जाए, इन लोगों की मीटिंग एक बहुत बड़ी मीटिंग मानी जा रही है। देखिए, ऐसा है कि पहली बात तो मुझे भारत के मिसाइलों के बारे में दे दीजिए, उदाहरण दे दीजिए, उसके बाद मैं बताऊंगा कि NSA और उसके मतलब जो NSA है और गृह मंत्री हैं उनकी बाद में मीटिंग होगी। देखिए, ऐसा है कि भारत के पास में पृथ्वी है, उसके बाद अग्नि-1 है जिसकी की रेंज 750 किलोमीटर है, उसके बाद में अग्नि-2 है जिसकी की रेंज 1500 किलोमीटर है और उसके बाद में तीसरी जो है वो 3000 किलोमीटर की है और अग्नि-4 जो है उसका पता नहीं है।
और अग्नि 5 जो है वो बेसिकली 5000 किलोमीटर बोल रहे हैं, पर उसकी वो इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है। तो कहने का तात्पर्य है कि भारत के पास सफिशिएंट आर्सेनल है कि अगर पाकिस्तान कोई भी इस्तेमाल करता है तो उसके लिए, उसको काउंटर करने के लिए उसके पास में बहुत चीजें हैं। अच्छा, अब रह गया गृह मंत्री और अजीत डोभाल साहब की मीटिंग की। तो देखिए, ऐसा है कि ये जो मीटिंग है वो होगी और इसके बाद में क्या डिसीजन होता है ये तो भगवान ही जाने, पर ये इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये दोनों जो मंत्री हैं वो इसकी कोशिश करेंगे कि भारत को कैसे जवाब देना चाहिए। ठीक है, अब शरद जी से मैं जानना चाहूंगी, शरद जी, जिस तरह से पाकिस्तान और भारत में जो ये युद्ध छिड़ा हुआ है, इसको लेकर देश की राजधानी दिल्ली में मीटिंग पे मीटिंग हो रही है, बैठक पे बैठक हो रही है, एक के बाद एक। और ऐसे में अगर बात कही जाए तो अजीत डोभाल और गृह मंत्री अमित शाह की तो मुलाकात, बैठक हो ही रही है। ऐसे में अब जेपी नड्डा की तरफ से भी बड़ी अपडेट सामने आ रही है कि वो भी स्वास्थ्य व्यवस्थाओं पर चर्चा करने वाले हैं, बैठक करने वाले हैं। तो ऐसे में क्या लग रहा है कि बार बार जो ये मीटिंग हो रही है देश को किस ओर ले जा रहा है? क्या कुछ और भी बहुत बड़ा होने वाला है? देखिए, जैसे जैसे ये वॉर एस्केलेट होगा उस तरीके से आगे की चीजें बहुत कॉम्प्लेक्स होती जाएंगी। तो जो हमारे पास इंडिया के पास हमें बहुत सारे ऑप्शन से वर्कआउट करना है कि पाकिस्तान क्या क्या एक्शन ले सकता है और हम उसके अगेंस्ट क्या क्या काउंटर एक्शन ले सकते हैं। तो ये जो कॉम्बिनेशन का टोटल ऑप्शन है ये लगातार ग्रो करेगी। उनकी इवेंचुअलिटी के लिए प्लान भी बनाने पड़ेंगे और जब वॉरफेयर होगा तो और एलाइड जो सिविलियन सपोर्ट सिस्टम चाहिए होगा, इवैक्यूएशन का सिस्टम चाहिए होगा, उनकी हेल्थ से रिलेटेड सिस्टम, कैजुअलिटी का इवैक्यूएशन और बहुत सी जैसे ब्रिजेस हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर हैं, उनके प्रोटेक्शन को एनहांस करना पड़ेगा। ऐसी अनगिनत बहुत सी कार्रवाइयां होती हैं, हालांकि स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर का पार्ट। लेकिन उन सारी कोहेसिव ऑर्गेनाइजेशन को इसमें ज्यादा विभाग इन्वॉल्व हो जाएंगे तो उनकी इनिशियल कोऑर्डिनेशन की जरूरत पड़ेगी। और इसके बाद जैसे जैसे जो ऑप्शन जैसी जैसी स्थितियों के साथ अप्लाई होंगे उनको रियल टाइम में कोऑर्डिनेट करना होगा एक दूसरे के कन्वेंशन पे। तो उनके लिए अब ये बैठकें आप देखेंगे लगातार गंभीर होती जाएंगी और लगातार बढ़ती जाएंगी। कमांड सेंटर्स भी एक्टिवेट हो जाएंगे और ये एक्शन और बढ़ेंगे। तो ये उस प्रक्रिया का हिस्सा है। लेकिन मैं आपको यकीन दिलाना चाहूंगा चीजें बहुत कंट्रोल में है, बहुत स्टेबल में है। पाकिस्तान के जितने भी टारगेट्स हैं सब हमारे पास कोऑर्डिनेट्स हैं। पाकिस्तान के पास जो जो ऑप्शंस हैं जो एक्सरसाइज कर सकते हैं वो सारे ऑप्शंस हमारे पास हैं। उन ऑप्शंस पे जो हमारे काउंटर मेजर्स हैं उनके प्लान है हमारे पास, सारे वेल रिहर्स्ड हैं, सारे ट्रेंड हैं, उनके सारे रिसोर्सेज एक्टिवेटेड हैं। तो आप कह सकते हैं कि हम बिल्कुल पूरी तरह से हर तरह से तैयार हैं। जैसे जैसे समय के साथ जैसा जैसा परिपेक्ष डेवलप होगा इंडिया उस पर एक्शन लेगा और आगे चल के शायद हमें कुछ पॉलिसी कॉल्स लेने पड़ेंगे। नितिन जी से जानना चाहूंगी, क्या जल्द से समाप्त करने का समय आ गया। ठीक है नितिन जी, अर्ध सैनिकों के साथ डीजी की बैठक होने वाली है, क्या लग रहा है? बैठक पे बैठक तो हो ही रहा है, लेकिन ऐसे में लगातार जो बैठकें हो रही हैं ये क्या एक रूप लेने वाला है? क्योंकि अब अर्ध सैनिकों के साथ डीजी बैठक करने वाले हैं, क्या कुछ लग रहा है, क्या प्लानिंग होने वाली है? नन्या जी, बैठकों का दौर जो है वो लगातार चलेगा क्योंकि देश का सवाल है, देश के 125 करोड़ लोगों की सुरक्षा का सवाल है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से नापाक हरकतें की हैं पाकिस्तान ने, उसको जवाब देने का जो है वो वक्त है। तो ऐसी स्थिति में जितनी भी हमारी फोर्सेस हैं वो अलर्ट पर हैं। रक्षा मंत्री स्वयं लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं, प्रधानमंत्री स्वयं मॉनिटरिंग कर रहे हैं। जेम्स बॉन्ड ऑफ इंडिया अजीत डोभाल जो कि एनएसए हैं वो स्वयं पूरे जो एक मिशन है उसको पर्दे के पीछे से लीड कर रहे हैं। तो लगातार कहीं ना कहीं जो एक भारत है वो अपनी मजबूत स्थिति में है। और जिस तरीके से कर्नल शरद साहब ने कहा कि बकायदा स्टेप वाइज आपको प्लानिंग करनी होगी, उसी तरह की प्लानिंग लगातार की जा रही है। और मुझे लग रहा है कि एक स्टेप के बाद दूसरे स्टेप के बाद तीसरे स्टेप, तो उस तरह से प्लान पूरी तरीके से तैयार किया जा रहा है। और प्लान जेड तक मुझे लगता है कि भारत का प्लान होगा कि आखिरकार किसी भी तरीके से वो पीछे हटने वाला नहीं है। और आने वाले समय में पाकिस्तान के हर हमलों का जो है माकूल जवाब दिया जाएगा, चाहे वो पृथ्वी हो, चाहे अग्नि हो, चाहे जल हो, चाहे आकाश हो।
सारी फोर्सेज हमारी पूरी तरीके से मुस्तैद हैं। और जिस तरीके से एयर डिफेंस सिस्टम की बात की जा रही थी, शरद साहब ने कहा कि एयर डिफेंस सिस्टम हमारा जो है वो बिल्कुल लेटेस्ट है, रशिया के बाद में, और इजरायली जो एक टेक्नोलॉजी है उससे पूरी तरीके से लैस है। पाकिस्तान इस पूरे मसले पर हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर तो छोड़ एक फुट पर भी नहीं खड़ा है। तो कहीं ना कहीं एक ये हमारे पास जो एक जखीरा है टेक्नोलॉजी का, वो बहुत ही हद तक पाकिस्तान के मुकाबले न सिर्फ लेटेस्ट है बल्कि ज्यादा है। तो ऐसी स्थिति में पाकिस्तान को मुंह की खानी निश्चित रूप से पड़ेगी। लेकिन सवाल इस बात का नहीं है कि आखिरकार युद्ध थोपा जाए या युद्ध हो, कोई नहीं चाहता, लेकिन मसला इस बात का है अनन्या जी कि आखिरकार इस तरह की लगातार कायराना हरकतें कब तक बर्दाश्त करेगा भारत। इसका जवाब देने का समय है और इसको पूरी तरीके से जड़ से मिटाने का समय है। बिल्कुल। और अगर बात कही जाए शहबाज शरीफ के बारे में नितिन जी, तो शहबाज शरीफ तो खुद ही 21 घंटे बाद ट्वीट कर रहे हैं कि कोई भी ऐसी अपडेट नहीं है जो पाकिस्तान की जनता से रूबरू कराया जाए। तो ये तो उनकी नाकामी की पहचान है। देश के प्रधानमंत्री ऐसा कर रहे हैं और जिनके बलबूते वहां की गवर्नमेंट चलती है, यानी कि सैनिकों के बलबूते, फौजियों के बलबूते, वो दुम दिखाते हुए भारत के सैनिकों से छिपा कर भाग रहे हैं। उस जगह पे भारत का अगर कोई फौजी रहता तो सीने से सीना तान कर युद्ध करता और देश के लिए शहीद होता। तो ऐसे में क्या स्थिति बनती हुई यहाँ की नजर आ रही है नितिन जी? देखिए नन्या जी, शहबाज शरीफ का मसला नहीं है। अब तक के जितने भी पाकिस्तान के प्रधानमंत्री रहे हैं वो कहीं ना कहीं सेना के मुखौटे रहे हैं। और आपने देखा होगा जिस तरीके से आतंक पर कार्रवाई की है भारत ने, और उसके बाद उन आतंकियों को पाकिस्तान के झंडे में लपेट करके उनको जो है दफनाया गया है। तो कहीं ना कहीं इस बात के सबूत काफी हैं कि पाकिस्तान की सेना पूरी तरीके से आतंक के बैकअप में थी। और ये भी कहना गलत नहीं होगा कि बहुत सारे आतंकी जो है वो सेना की वर्दी पहने हुए हैं। तो ऐसी स्थिति में शहबाज शरीफ का मसला नहीं है। मसला चाहे इसके पहले कश्मीर समझौता रहा हो नवाज शरीफ के समय, या तमाम ऐसे प्रधानमंत्री रहे हो पाकिस्तान के जो लगातार एक के बाद एक बैठकें करते हैं, तमाम गोलमेज सम्मेलन तक होता है, शिमला समझौता होता है, तमाम ऐसे समझौते। लेकिन मसला इस बात का है कि आखिरकार ऐसी नौबत आई क्यों? पाकिस्तान के किसी भी प्रधानमंत्री ने जाकर के आगे बढ़ करके इस बात पर जोर कभी नहीं दिया कि आखिरकार आतंकवाद क्यों नहीं जड़ से खत्म होना चाहिए, क्यों नहीं पाकिस्तान उस तरह की कार्रवाई करता है। हमेशा इस बात को लेकर के पाकिस्तान नकारता आया है कि आतंकी फैक्ट्री पाकिस्तान में नहीं है, पाकिस्तान का आतंकवाद पर कोई लेना देना नहीं। किसी भी तरह की कोई कार्रवाई होती है वो सिर्फ दिखावटी कार्रवाई होती है, चाहे वो हाफिज मोहम्मद सईद के ऊपर हो या फिर मौलाना मसूद अजहर के ऊपर, ये तमाम आतंकवादी संगठन, इन सब पर कार्रवाई पाकिस्तान सिर्फ दिखाने के लिए करता है। अभी भी आपने देखा होगा जो पहलगाम हमला हुआ है, जो कि 4 संदिग्ध आतंकी दिखाए गए थे कि आखिरकार उन लोगों ने बरबस भारतीयों पर गोली चलाई और उन्होंने धर्म पूछा बेकायदा, ये भी कहा कि मोदी को बता देना। तो ऐसी तमाम कायराना हरकतें लगातार पाकिस्तान करता आया है और मुझे लग रहा है कि अब ये सही समय आ गया है कि पाकिस्तान को उसको करारा जवाब देने का। सबसे बड़ी बात यह भी अनन्या जी कि जिस तरीके से पाकिस्तान के ऊपर भारतीय फोर्सेस लगातार न सिर्फ निगरानी बनाए हुए हैं बल्कि हमलावर भी हैं। एयर डिफेंस सिस्टम पाकिस्तान का पहले ही चौपट हो चुका है क्योंकि वो बाकायदा चाइना उसको बैकअप दिए था। तो चाइनीज माल के बारे में पूरी दुनिया जानती है कि आखिरकार किस तरह का वो जो है अपना जो सप्लाई का उसका औरा है वो किस तरह का रहता है। भारत के मुकाबले पाकिस्तान कहीं पर भी नहीं टिका है और मुझे लग रहा है कि आने वाले समय में जैसे जैसे समय बीतता जाएगा उसके बाद पाकिस्तान को अपनी स्थिति का अंदाजा होगा, तब जाकर के वो पीछे हटेगा। अभी फिलहाल की स्थिति यही है कि बैठकों का दौर लगातार चल रहा है, प्रधानमंत्री से लेकर के स्वयं एनएसए से और गृह मंत्री, रक्षा मंत्री सब लोग नजर बनाए हुए हैं। तो आने वाले समय में मुझे और इंतजार करना होगा, हम सबको और इंतजार करना होगा और देश को पूरी तरीके से कंधे से कंधा मिला करके सारी पार्टियों को एक साथ, पूरी जनता को एक साथ आकर के भारत को जो है वो सपोर्ट करना होगा, तभी जाकर के। ठीक है अरुण जी से अब मैं जवाब ले लेती हूँ। अरुण जी, जिस तरह से आज बैठक रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने की है और ऐसे में ये बैठक अहम मानी जा रही थी, लगभग 2 घंटे बीत चुके इस बैठक के लिए, क्या लग रहा है कि सुरक्षा को लेकर क्या कुछ फैसले लिए गए? क्योंकि बीते दिन तो राजनाथ सिंह ने तो बोल ही दिया था कि ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है। क्या लग रहा है? हालांकि ये प्लानिंग अभी आउट तो नहीं की जा सकती है और ना ही अंदरूनी बात किसी को पता चल सकती है, लेकिन फिर भी आप एक रक्षा विशेषज्ञ हैं, उस तौर पर, अनुमान के तौर पर आपको क्या लग रहा है? देखिए ऐसा है कि जहां तक मतलब इसकी सवाल है, तो देखिए ऐसा है कि रक्षा मंत्री जो हैं वो 2 घंटे की बैठक ले रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि उनके पास में कुछ बहुत बड़ा प्लान है। अच्छा, जहां तक आसिम मुनीर का सवाल है वो हिरासत में है और शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ जो है वो दुबई में बैठे हुए हैं। तो जिस देश की लीडरशिप ही भागी हुई है तो उसका क्या होगा आप सोच सकते हैं, खुद भी सोच सकते हैं। बिल्कुल। तो ये जो मिसाइलें बनाई जा रही हैं और ये ऐलान किया जा रहा है, मैसेज भेजा जा रहा है कि 15 मिसाइलें पाकिस्तान हिंदुस्तान पे छोड़ने वाला है, सिर्फ और सिर्फ देख दिखावल है, ये कहा जा सकता है सर?
अरुण जी। ऐसा है कि देखिए 15 मिसाइलें जो हैं वो खिलौना है। वो भारत के, जैसा मैंने बताया पहले बता दिया था कि भारत के पास में जो मिसाइलें हैं उसके देखते हुए वो खिलौना है। और अगर वो करे, पहले उन्होंने हाथम दागी थी कल रात में, उसके बाद में गौरी दागी, फिर अब्दाली दागी। तो देखिए ऐसा है कि ये जब मिसाइलें जो है खिलौना है और इनका कोई मतलब नहीं होना है। जी ठीक है, शरद जी से जवाब लूंगी। शरद जी, जैसा कि आपने सुना कि अरुण जी ने कहा कि ये तो सिर्फ और सिर्फ खिलौने हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि आप एक रक्षा विशेषज्ञ हैं और इस तौर पे मैं आपसे जानना चाहूंगी कि कौन सी वो ताकत है, कौन सी वो नाकाम और नाकारा पाकिस्तान के पास ताकत है कि कुछ भी नहीं होने के बावजूद भी इस तरह की बेतुकी बातें और बेतुकी कारनामे वो कर रहा है। आपने तो अपने सवाल में ही जवाब दे दिया जी। एक्चुअली पाकिस्तान की जो लीडरशिप है वो पूरी तरीके से उनकी मिलिट्री के पास है और जो उनका फाइनेंशियल इकोसिस्टम है उसको भी वही कंट्रोल करते हैं और वो सिस्टम बहुत ज्यादा करप्ट सिस्टम है और पंजाबी डोमिनेटेड सिस्टम है, तो एक क्लैन के बीच में घूमता है। जब भी उनकी इंटरनल प्रॉब्लम्स बहुत आती थी, जैसे इमरान खान वाला इशू है, जिस तरीके से उनको हटा के और चीफ ने लिटरली वहां पपेट पीएम बिठा रखा है, अंदर से बहुत सी आवाजें आ रही थी, उनको कहीं ना कहीं डाइवर्ट करने के लिए और एक नेशनल कॉज बनाने के लिए उन्होंने कश्मीर में आतंकी हमला कराया। आतंकी हमला करने के बाद जब हमने उनके कैंप्स पे अटैक किया है तो उनके सेना अध्यक्ष को अपनी फेस सेविंग के लिए, अपनी क्रेडिबिलिटी के लिए कोई एक्शन लेना था और वो अपने ही बनाए ट्रैप में फंस गए हैं। उन्होंने उसको आगे एस्केलेट किया है, एस्केलेट भी उस चीज को किया है जिसको ना वो कंट्रोल कर सकते हैं और ना वो संभाल सकते हैं। अंततः उनको अपने पब्लिक में फेस सेविंग करने के लिए वो काम करने कर पड़ रहे हैं जिसके लिए वो काबिल नहीं है और उनकी लीडरशिप कमजोर है, इसलिए उनकी सेना में कहीं ना कहीं मनोबल की बहुत कमी है, मोराल की कमी है। और जब मानसिक रूप से आप दुर्बल हो जाते हैं तो जो जिस स्तर के साथ आप काम करना चाहते हैं वो नहीं कर पाते हैं। सेना के लिए सबसे ज्यादा पैरामाउंट होता है लीडरशिप, लीडरशिप के बाद आपका इक्विपमेंट, आर्मामेंट और बाकी रिसोर्सेज। पाकिस्तान की लीडरशिप बहुत वीक हालत में है और उनके आर्म्स आर्मामेंट बहुत प्रिमिटिव हैं, बहुत पीछे की हालत में है, क्योंकि इकोनॉमिकली कंट्री बिल्कुल शैम्बल्स में है। उनको अंततः या तो झुकना पड़ेगा या मुझे ऐसा लगता है कि पाकिस्तान के अंदर से आवाजें उठेंगी और सेना की जो उनकी लीडरशिप की हायरार्की है उसको पलट देंगे और अल्टीमेटली पाकिस्तान अंदर से टूटना शुरू हो जाएगा। तो जो हम नुकसान पहुंचा रहे हैं उसके साथ साथ पाकिस्तान में अंदर से नुकसान की जो गहनता है वो लगातार बढ़ती जाएगी। पाकिस्तान बहुत बुरे हाल में है और बस समय देखते जाइए। हमारे लिए एक अच्छी खबर ये है कि शायद इस बार आतंक वास्तव में जड़ से समाप्त हो। ठीक है, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ नितिन जी हैं, नितिन जी से भी जवाब लूंगी। नितिन जी, जिस तरह से अगर बात कीजिए, जो खबरें सामने आ रही हैं कि जिस तरह से जो हमले हो रहे हैं और लगातार पाकिस्तान को करारी हार भारतीय सैनिक दे रहे हैं, मुंह के बल वो गिर रहे हैं, ऐसे में क्या लग रहा है कि पीओके पर पूरी तरह से भारत कब्जा कर लेगा जो ये जंग छिड़ा हुआ है? नितिन जी। बिल्कुल, देखिए अनन्या जी, मुझे लगता है कि इस तरह की जो कार्रवाई है वो भारत को करनी भी चाहिए और पीओके एक बहुत पुराना मसला है। अगर ये हल हो जाता है तो निश्चित रूप से आतंकवाद पर बहुत हद तक लगाम लग सकेगी, क्योंकि पाकिस्तान पीओके के जरिए ही भारत में आतंकवाद करता है और बॉर्डर पर आतंकवाद करता है और इस तरह की काराना हरकत करता है। तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में अगर पीओके भारत के कब्जे में होता है तो निश्चित रूप से भारत के लिए और पाकिस्तान के लिए ये बहुत बड़ी एक सफलता होगी भारत के लिए। और मुझे लग रहा है कि पाकिस्तान के लिए इससे शर्म करने वाली बात कुछ भी नहीं हो सकती, क्योंकि लगातार पाकिस्तान क्लेम करता है, पीओके लिखा जाता है पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, लेकिन अब पूरी तरीके से जब भारत के कब्जे में पीओके हो जाएगा तो निश्चित रूप से पाकिस्तान की जो एक आतंकी नर्सरी है, जो वो ट्रेनिंग कैंप चलाता है वहां पर, वो पूरी तरीके से बंद हो सकेगा। तो आने वाले समय में मुझे लगता है कि इस तरह की भी कार्रवाई देखने को मिलेगी और जिस तरह की भारतीय फोर्सेस अलर्ट हैं, लगातार सबका जोश हाई है और बेकायदा सेना नजर बनाए हुए है, मुझे लग रहा है कि कुछ न कुछ जरूर पाकिस्तान पर भारत बड़ी कार्रवाई करेगा और पीओके अपना होकर अनन्या जी। बिल्कुल नितिन जी, और नितिन जी, जिस तरह से अगर बात कही जाए तो धर्म पूछ कर पहलगाम 26 निर्दोष
लोगों को मारा गया, पर्यटकों को मारा गया और सिर्फ हिंदू लोगों पर ही प्रहार किया गया। ऐसे में वहां पर और भी हिंदुस्तान से लोग पहुंचे हुए थे, लेकिन उन पर आक्रमण नहीं किया गया। तो शायद आतंकवादियों को या फिर पाकिस्तान को लगा होगा कि धर्म में ही आपस में ये पिट जाएंगे। लेकिन जिस तरह से पूरा जो अपना राजनीतिक दल है एकजुट होकर सर्वदलीय बैठक हुआ, सर्वदलीय बैठक में सभी ने सपोर्ट किया है, इसमें पाकिस्तान को यह भी एक करारा जवाब है कि जो तुमने चाहा धर्म के नाम पर वो अनसक्सेस हो गया। और बिल्कुल देखिए, जो पाकिस्तान के मंसूबे थे वो पूरी तरीके से नाकामयाब हुए। भले ही हमारे 26 लोगों की जाने गई, लेकिन जिस तरीके से मकसद पाकिस्तान का था, आतंकवादियों का था कि भारत में कई जगहों पर दंगे कराए जाएं, जिस तरीके से परसों ही सेना ने बाकायदा एक प्रेस रिपोर्ट जारी करके कहा था कि जो पहलगाम में हमला हुआ है वो निश्चित रूप से जो हिंदू मुस्लिम भाईचारा है उसको कहीं ना कहीं खंडित करने का प्रयास था कि देश में तमाम जगहों पर दंगे हों ताकि इंटरनल जो है गृह युद्ध टाइप की स्थिति हो और पाकिस्तान अपना फायदा करते हुए हमला लगातार करता रहे। वो पूरी तरीके से भारत ने और भारत की सिक्योरिटी फोर्सेस ने पूरी तरीके से नेस्तनाबूद किया। ये एक बहुत बड़ी जीत है और मुझे लग रहा है कि जिस तरीके से तमाम ऑल पार्टी मीटिंग्स में जो तमाम लोगों ने समर्थन दिया है केंद्र सरकार को, सेना को, वो भी कहीं ना कहीं काबिल तारीफ है और उससे भी कहीं ना कहीं पाकिस्तान बैकफुट पर हुआ है, क्योंकि माना जा रहा था कि देश के तमाम सारे ऐसे वर्ग हैं जो पाकिस्तान परस्त हैं, तमाम ऐसे आरोप लगते थे, लेकिन जिस तरीके से तमाम नेताओं ने बाकायदा न सिर्फ हिंदुस्तान का खुलकर समर्थन किया बल्कि पाकिस्तान मुर्दाबाद के भी नारे लगाए, तो ये कहीं ना कहीं पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा सेटबैक था। और आने वाले समय में जिस तरीके से लगातार ऑल पार्टी मीटिंग के जरिए तमाम विपक्षी दल, चाहे वो कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी हो या फिर अन्य क्षेत्रीय दल, इन सब लोगों ने कहा है कि हम भारत की सेना के साथ में कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं और जिस तरीके से जिस भी तरह का डिसीजन लेना पड़े उसमें पार्टी जो है वो केंद्र सरकार के साथ में है और सेना के साथ में है। तो ऐसे में ऐसी स्थिति में अनन्या की न सिर्फ केंद्र सरकार का बल्कि सेना का मनोबल ऊंचा होता है और यही वजह है कि कर्नल कुरैशी ने जिस तरीके से आकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस करके साफ कहा कि जिस तरीके का मकसद पाकिस्तान का था उस मकसद को भारत ने कामयाब होने नहीं दिया है। ये एक बहुत बड़ा संदेश था और इसके जरिए न सिर्फ नरेंद्र मोदी ने बाकायदा एक अपना सेट तैयार किया कि आने वाले समय में आतंकवाद को बिल्कुल भी जगह नहीं मिलेगी और जिस तरह से आतंकवाद को बढ़ावा और पर्दे के पीछे से उसको रोकने की बात पाकिस्तान करता है, उसको कहीं ना कहीं नेस्तनाबूद करने की जरूरत है। और हुआ भी बिल्कुल वही। लगातार तीसरा दिन है पाकिस्तान पर हमले का और मुझे लग रहा है कि ये जो सिलसिला है वो आने वाले समय में और चलेगा जब तक किसी भी तरह की कोई संधि समझौता नहीं हो जाता या जब तक पाकिस्तान अपनी हार नहीं मान लेता। अनन्या जी। बिल्कुल। अरुण जी, आपसे तो मैं ये जानना चाहूंगी कि अगर बात कीजिए पाकिस्तान की तरफ से जिस तरह से बीते दिन जम्मू कश्मीर में जो हमला किया गया, ऐसे में अगर कश्मीरी नागरिकों की बात कही जाए तो उन्होंने जो जवाब दिया है, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है, सुरक्षा व्यवस्था के तमाम कड़े इंतजाम किए गए हैं, लेकिन थोड़ी भी पैनिक होने की जरूरत नहीं है। हालांकि ये हालात नाजुक हैं, लेकिन फिर भी भारतीय सैनिकों पर पूरा भरोसा है। ऐसे में क्या लग रहा है कि सुरक्षा व्यवस्था में पूरी तरह से भारत के सैनिक जो हैं तैयार हैं या फिर कहीं से कोई कमी भी नजर आ रही है? सर, कश्मीर की सुरक्षा का सवाल है। देखिए, भारतीय सेना जो है वहां पर लगी हुई है और किसी हालत में भी पाकिस्तान अभी इस मतलब पीओके में भी घुस चुकी है भारतीय सेना। तो कहने का तात्पर्य यह है कि कश्मीर में तो कोई डर का सवाल ही नहीं उठता और अगर डर है तो फिर भी जो है भारतीय सेना जो है वो खड़ी हुई है वहां पर बिल्कुल तगड़ी। तो कहने का तात्पर्य यह है कि कश्मीर में कोई डरने का सवाल ही नहीं उठता। ठीक है, शरद जी से जवाब लूंगी। शरद जी, सुरक्षा व्यवस्था को तो कड़े इंतजाम किए गए हैं, ऐसे में नागरिकों की तरफ से भी जवाब आ रहे हैं। और अगर पाकिस्तान की तरफ अब रुख करना चाहेंगे, पाकिस्तान में जो स्थिति पूरी तरह से डगमगाई हुई नजर आ रही है, वहां पर इमरान खान की मांग की जा रही है। तख्ता पलट तो हमेशा से होता आया है, लेकिन अब इमरान खान को क्या लग रहा है कि वापस लाया जाएगा इस स्थिति में? और अगर इमरान खान वापस आ भी जाते हैं तो क्या लग रहा है भारत के साथ उनका जो मुकाबला है वो टक्कर का होने वाला है? और नहीं, अभी उसका स्टेज नहीं आया, जैसा मैंने आपको पहले बोला था। वर्तमान जो इकोसिस्टम है वहां पे जब तक वो क्रम्बल नहीं करता है अब तक ये स्थिति तो नहीं है। अगर पाकिस्तान वर्तमान स्थितियों में सरेंडर करता है अपनी इंटरनेशनल प्रेशर जो आ रहा है उसके आगे, और पाकिस्तान के हित में ये फैसला लेता है कि वो ये सबक लेता है कि उसने गलती की है, उसको नुकसान मिला है, तो शायद वो स्थितियों को कंट्रोल कर। लेकिन हाँ, अगर उनकी जिद के आगे बात निकलती है, जो इंटरनेशनल प्रेशर है, जो लॉजिकल प्रेशर है, अगर उससे उनका
जो मिलिट्री लीडरशिप है उस पर असर नहीं पड़ता है और हरकतें ज्यादा बढ़ेंगी तो शायद इंटरनल चीजें जो है उनकी शैम्बल्स में जाना शुरू करेंगी। पाकिस्तान में इंटरनल इश्यूज शुरू होंगे और हो सकता है कि फिर पॉलिटिकल लीडरशिप को बदलने का या हो सकता है मिलिट्री लीडरशिप को बदलने का भी कोई पाकिस्तान में प्रयास हो। ऐसे हालात में लॉन्ग टर्म में पाकिस्तान की इकोनॉमी को ही डैमेज होगा, उनके देश को ही उसका नुकसान भुगतना पड़ेगा। जहां तक इंडियन कॉन्टेक्स्ट में है कि हम बिल्कुल क्लियर हैं, वो जिस तरीके से चीजों को एक्सलेट करेंगे हम उनको जवाब देंगे और अगर हमें इस तरीके के वो मौका बार बार देंगे तो हमारे लिए एक अच्छी बात यह है कि हम इस चीज को टोटलिटी में भी पनिश करने की, आतंकवाद के सोर्सेज को भी खत्म करने की तौर पे हम आगे बढ़ के और इसको बड़ा करके इसको निपटाने की कोशिश कर सकते हैं। क्योंकि वर्तमान में जो वैश्विक परिदृश्य है, ज्यादातर देश, ज्यादातर क्या लगभग सभी को मानिए कि इस बात से सहमत है कि आतंकवाद का दौर खत्म होना चाहिए। इस तरीके की चीजों के असर बाकी देशों पे भी पड़ते हैं और वैश्विक परिदृश्य, शांति के परिदृश्य के लिए बहुत नुकसानदायक है। तो उस एनवायरमेंट में हमारे पास तो विन विन है। पाकिस्तान को डिसाइड करना है कि वो पूरा उनका इकोसिस्टम क्रम्बल कर जाएगा या जो भारत ने उनको सबक सिखाया है उसको अच्छी तरह से अपना के वो सुधार का रास्ता अपनाएंगे और इस आतंकवाद को अपने देश से हटाएंगे, वरना अंततः इसकी सजा पाकिस्तान को भी भुगतनी पड़ेगी और पाकिस्तान के आम जनमानस को भी भुगतनी पड़ेगी। ये तय। ठीक है नितिन जी, आपसे मैं ये जानना चाहूंगी कि गृह मंत्री अमित शाह बॉर्डर पर जायजा लेने भी आज पहुंचने वाले हैं। क्या ऐसी स्थिति रह गई है कि अब गृह मंत्री अमित शाह को भी बॉर्डर पर जाना पड़ रहा है और ये पाकिस्तान को भी एक बहुत बड़ी जवाब है, जहां पर पाकिस्तान की सरकार, आवाम वहां की जो है सब भागने की कोशिश कर रही है, पाकिस्तान को छोड़ने की कोशिश कर रही है। ऐसे में हमारे देश के जो नागरिक है, गृह मंत्री हुए या फिर आम जनमानस हुई या फिर अगर बात की जाए शासन प्रशासन की तरफ से, सभी जंग लड़ने के लिए तैयार है और गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से ये बड़ी खबर है कि वो बॉर्डर पर जाकर जायजा लेने वाले हैं। देखिए नन्या जी, इससे न सिर्फ जायजा लेने से पूरे क्षेत्र के जो मौजूदा स्थिति का पता चलता है, बल्कि सेना का भी मनोबल बढ़ता है। इससे पहले भी गृह मंत्री अमित शाह लगातार इस तरह के जहां भी कायराना हरकतें हुई हैं वहां पर दौरा करते हैं। अब से कुछ देर पहले वहां के जो एलजी हैं मनोज सिन्हा, वो तमाम स्थितियों का जायजा ले रहे हैं। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला जो है वो जम्मू का जो है जायजा ले रहे हैं। एलजी स्वयं उस सेक्टर में गए हैं जहां पर इससे पहले हमला हुआ था और सेंसिटिव इलाका है। ऐसी स्थिति में अगर वहां पर गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे तो निश्चित रूप से सेना का मनोबल होगा, बढ़ेगा और पाकिस्तान को संदेश होगा कि किसी भी तरह से भारत बैकफुट पर होने वाला नहीं है। गृह मंत्री स्वयं बॉर्डर आकर के पूरी स्थिति का जायजा ले रहे हैं और आने वाले समय में अगर किसी भी तरह की स्थिति का मुकाबला करना पड़े तो भारत सक्षम है। ऐसे तमाम संदेश देने की कोशिश की जा रही है भारत के द्वारा और मुझे लग रहा है कि इस संदेश से न सिर्फ पाकिस्तान बैकफुट पर आएगा बल्कि जो सेना है, भारतीय सेना, उसका भी मनोबल जो है वो साथ पे आसमान पर रहेगा। पूरी तरीके से सेना अलर्ट मोड पर है और ऐसी स्थिति में गृह मंत्री अगर जम्मू कश्मीर का दौरा करते हैं और ऐसे सेंसिटिव इलाकों का दौरा करते हैं तो निश्चित रूप से भारत के लिए एक बड़ी जो है जिम्मेदारी का एहसास कराना होगा और आने वाले समय में पाकिस्तान जो कि जिसको की मुंह की खानी पड़नी ही है आने वाले समय में, उसको अभी से संदेश देने की कोशिश की जा रही है कि अभी भी मौका है। अगर आप सरेंडर कर देते हो, हार मान लेते हो, आतंकवाद खत्म करते हो तो भारत पीछे हटने वाला नहीं है, भारत उसमें सहयोग करेगा। लेकिन अगर आप किसी भी तरह की कोई कार्रवाई करते हो, किसी भी तरह का कोई रिटेलिएट है तो निश्चित रूप से भारत उसका मुंहतोड़ जवाब देने में सक्षम है। अनन्या जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों ही मेहमानों का जुड़ने के लिए। आप लोगों ने अपनी अपनी तरफ से पूरी जानकारी साझा की कि किस तरह से पाकिस्तान को धूल चटा रहा है भारत का सैनिक। तो आपने देखा कि किस तरह से भारतीय सैनिकों की तरफ से जो अपडेट सामने आ रहे हैं, रक्षा मंत्रालय की तरफ से जो अपडेट सामने आ रहे हैं, गृह मंत्रालय की तरफ से जो अपडेट सामने आ रहे हैं, हम सब आपको पल पल की खबरें दे रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह बॉर्डर पर जाकर वहां पर मनोबल बढ़ाने वाले हैं हमारे देश के नागरिक और सैनिकों की। तो बड़ी खबर आ रही है, गृह मंत्री आवास पर हाई लेवल बैठक। तो ये गृह मंत्री आवास पर हाई लेवल की बैठक है। अमित शाह के घर पहुंचे एनएसए डोभाल। तो अमित शाह के घर एनएसए डोभाल पहुंचे हैं। सीआईएसएफ के डीजी भी शाह के घर पर पहुंचे। तो गृह मंत्री आवास पर हाई लेवल की बैठक हो रही है। अजित डोभाल गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करने पहुंचे हैं और इस मुलाकात को साफ तौर पर कहा जा रहा है कि ये कुछ बड़ा होने वाला है।
वार ब्रेकिंग के जरिए आपको हम अगली खबर बता रहे हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की बैठक खत्म हुई है। लगभग 2 घंटे ये बैठक चली है और ये 2 घंटे बैठक चलने के बाद से सीडीएस के तीनों सेना प्रमुखों के साथ ये बैठक खत्म कर दी गई है। खत्म करने के बाद से माना ये जा रहा है कि अहम फैसले लिए गए हैं। करीब 2 घंटे तक ये रक्षा मंत्री की बैठक हुई है। इस बैठक में सीडीएस के लोग भी मौजूद थे। गृह मंत्री की बात कही जाए तो उनके वहां भी आवास पर बैठक चल रही है। तो दिल्ली में लगातार एक के बाद एक बैठकों का सिलसिला जारी है। भारत ने पाकिस्तानी पोस्टर उड़ाया। भारत ने पाकिस्तानी पोस्टर को उड़ा डाला है और इस पोस्टर से नागरिकों पर हमले हो रहे थे। इस पोस्टर के जरिए तो बॉर्डर एरिया में गोले दाग रहा था पाक। तो बॉर्डर एरिया पे पाकिस्तान गोले दाग रहा था। भारत ने पाकिस्तानी पोस्ट को उड़ाया है और लगातार पाकिस्तान के खिलाफ भारत कार्रवाई कर रहा है। इस पोस्ट से नागरिकों पर हमले हो रहे थे। युद्ध के बीच आईपीएल से जुड़ी बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर युद्ध से जुड़ी आईपीएल को बीसीसीआई ने स्थगित कर दिया है। तो आईपीएल हो गया है रद्द। बीसीसीआई ने स्थगित कर दिया है फिलहाल के लिए। भारत सरकार ने सुरक्षा के मद्देनजर लिया है ये बड़ा फैसला। तो युद्ध के बीच आईपीएल से जुड़ी अहम खबर, बीसीसीआई ने आईपीएल को रद्द कर दिया है। थोड़ी देर पहले ये खबरें सूत्रों के हिसाब से आ रही थी, लेकिन अब सूत्रों की तरफ से ये खबरें ना आकर इस खबरों को पूर्ण रूप दे दिया गया है। अब स्थगित कर दिया गया है, यानी कि भारत सरकार ने सुरक्षा के मद्देनजर यह अहम फैसला लिया है। आईपीएल को देखते हुए, आईपीएल को देखने के लिए भारी मात्रा में लोगों की संख्या है, लेकिन बीसीसीआई ने आईपीएल को फिलहाल के लिए स्थगित कर दिया है। तो ये बीसीसीआई ने बड़ी खबर बताई है। और इकाना स्टेडियम की बात कही जाए लखनऊ में, तो आज आईपीएल मैच होने वाला था इकाना स्टेडियम में, जहां पर रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु यानी कि विराट कोहली भी उसमें रहने वाले थे और उनकी एक बड़ी फैन फॉलोइंग है। लेकिन इस बीच अब आईपीएल मैच को स्थगित कर दिया गया है। ये आईपीएल मैच अब स्थगित है। इसकी समय सीमा अभी निर्धारित नहीं है कि कब तक स्थगित रहेगा, लेकिन युद्ध को देखते हुए उसको स्थगित कर दिया गया है। और टीवी स्क्रीन पर आप 4 तस्वीरें देख सकते हैं। नंबर 1 तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से वहां पर वार किया जा रहा है ड्रोन के जरिए। दूसरी तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, पाकिस्तान को भारत किस तरह से मुंहतोड़ जवाब दे रहा है। दूसरी तस्वीर वो है जहां पर घुसपैठियों ने घुसने की कोशिश की थी। उन 7 घुसपैठियों को बीएसएफ के जवानों ने मौत के घाट उतार दिया है। तीसरी तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं, जैसलमेर में जिंदा कारतूस, जिंदा बम आपको दिखाई दे रहा है, वो मिला है। इसको भी नाकाम भारतीय सैनिकों ने कर दिया है और इस जरिए भी मुंहतोड़ जवाब दे दिया है। चौथी तस्वीर है चीन की तरफ से है। ये वो मिसाइल है जो चीन का बनाया हुआ है। तो हम आपको ये दिखा रहे हैं, जो चीन के बलबूते पाकिस्तान बहुत बड़ी बड़ी लेक्चर दिया करता था, बातें दिया करता था, आज बेचारा बनकर, लाचार बनकर खड़ा होकर नुमाइशी देख रहा है पूरे राष्ट्र का कि किस तरह से भारत का साथ अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर भी लोग दे रहे हैं, बिन मांगे दे रहे हैं। जहां पर अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर पाकिस्तान लोगों से मांग कर रहा है, वहां पर उसको साथ देने की कोई खड़ा नहीं हो रहा है। कर्ज में डूबा हुआ पाकिस्तान को कोई ना फाइनेंशियल मदद करने के लिए तैयार है और ना ही कोई उसके साथ खड़ा है। ऐसे में सबसे ज्यादा निगाहें चीन और अमेरिका की तरफ रहती हैं जब भी पाकिस्तान और भारत में जंग छिड़ने की आशंका जताई जाती है, आसार जताए जाते हैं, या फिर युद्ध अगर छिड़ जाता है, तो ऐसे में ज्यादातर इन्हीं 2 कंट्रियों पर निगाहें लोगों की रहती है। लेकिन ऐसे में ये दोनों कंट्रियों का भी झुकाव भारत की तरफ देखने को मिल रहा है। आगे क्या कुछ फैसला ये दोनों ही कंट्रियां लेंगे, ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल हम आपको वो 4 तस्वीरें दिखा रहे हैं जो एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं, जो सबसे पहले आपको प्राइम टीवी ने अपने चैनल पर इसके पहले भी दिखाया था और दोबारा से आपको हम 4 विंडो में आपको हम ये दिखाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से भारत के सैनिकों ने नेस्तनाबूद कर दिया है। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद तुरंत लौटेंगे आपके पास। अब आतंकियों की बची खुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है।
तो एक बात मन से समझ लीजिए, ये नरेंद्र मोदी सरकार है, किसी को बख्शा नहीं जाएगा, किसी को बख्शा नहीं। मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं, प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जैसा आप चाहते हैं वैसा होकर रहे।